आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ट्वेल्थ क्लास के अंदर लगभग सभी बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि इसका लिंक पूरे सिलेबस में किसी के साथ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की इस पूरे एक क्वेश्चन के अंदर मैं पूरे चैप्टर के कंटेंट को डिस्कस करूंगा। ध्यान से समझना, इसकी पूरी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो, डाउट ले सकते हो, सारे काम कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34A डी के गोयल की बुक में, जिसमें बैलेंस शीट 4,87,000 है। प्रैक्टिकल अनसोल्व क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो आपके पास बुक में होगा, बुक के क्वेश्चन मेरे पास है, मैं उसको रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम रीड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे अंदर कंफ्यूजिंग पार्ट ये रहता है कि सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज आती हैं, तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। ध्यान से देखना, मैं इस एक पूरी वीडियो के अंदर लगभग लगभग कैश फ्लो की उन सारे कंटेंट को डिस्कस करा दूंगा जो कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 34A, एक्चुअली मैंने बैलेंस शीट टोटल 4,87,000 इसलिए लिखा है क्योंकि किसी बच्चे के में क्वेश्चन नंबर आगे है तो किसी बच्चे के में क्वेश्चन नंबर पीछे है, इसीलिए वो बैलेंस शीट का टोटल देखकर क्रॉस चेक कर ले कि हम इस वीडियो के अंदर हमने कौन से क्वेश्चन को डिस्कस किया है। डन। अगर नहीं है तो इसकी फोटो क्लिक कर कर आपके कमेंट्स में डाल दी जाएगी, अगर क्वेरी आएगी हमारे पास तो। डन। चलिए, सबसे पहले हमारे पास, मैं बैलेंस शीट को रीड कर रहा हूं तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पूरी बैलेंस शीट है। मैंने बैलेंस शीट को नहीं पढ़ा, मैं बाहर निकल कर आ गया बैलेंस शीट से। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 15% मॉर्गेज लोन, मशीनरी दे रखी है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दे रखी है, कोई बात नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड, मशीनरी दे रखी है, बस। किसी भी क्वेश्चन को जब आप कैश फ्लो के को पढ़ोगे और जब भी आप एग्जाम में इस कैश फ्लो के क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। वो क्या काम करना है, जैसे मैं बुक में दिखाता हूं, ये बैलेंस शीट के अंदर नोट 1, 2, 3 नंबर नजर आ रहे हैं आपको, 1, 2, 3, और वही नोट्स की डिटेल्स आपको यहां दे रखी है 1, 2, 3। तो जिस तरह से ये मेरे एक स्टूडेंट की बुक है, जिस तरह से उस बच्चे ने ये काट रखे हैं ऐसे आप काट दो। नोट नंबर 1 की जब डिटेल्स हमें बाहर दे रखी है तो अंदर वाली डिटेल्स का हमारा कोई वैल्यू नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन में से काट दो उसको। जब ये क्वेश्चन हमारा इसमें 10 डिजिट्स होंगी तो कम से कम 3 से 4 डिजिट तो हमने इसमें नोट्स की काट दी, हमारा क्वेश्चन 3 से 4 डिजिट का रह गया बैलेंस शीट का। जो बैलेंस शीट हमें इतनी बड़ी नजर आ रही थी, अब वो बैलेंस शीट हमें इतनी सी नजर आ रही है। जितना जितना एरिया कैश फ्लो में से होता चला जाएगा, मैं उतनी उतनी कंटेंट को कटवाता चला जाऊंगा, लास्ट मोमेंट तक हमारे पास केवल इतना सा कैश फ्लो रह जाएगा ये, ठीक है। जो आपके अंदर ये घबराहट रहती है सर ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजों को हमें माइंड के अंदर सर्कुलेट करके रखना पड़ता है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा। बड़ा सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना हाई प्रोफाइल चैप्टर नहीं है, ये लगता ही आपको इसलिए क्योंकि वो इस चैप्टर का आगे से पीछे से किसी के साथ कोई कैसा भी लिंकअप नहीं है। चलिए, मैं इसमें सबसे पहले एक्टिविटी डिस्कस कर रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला टास्क आपका ये होता है कि आपको निकालना है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन। एग्जामिनर आपको चाहे 1 पॉइंट दे चाहे 2 पॉइंट दे, डायरेक्ट करने की कोशिश कभी मत करना, एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं इस वर्किंग नोट के, क्योंकि इसी वर्किंग नोट का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कॉमन सी बात है, इसी वर्किंग नोट का जो प्रॉफिट होगा, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन आपको देनी जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट देखो कितने का दे रखा है। अब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि सर कहीं पर तो ज्यादा लेते हैं हम, कहीं डिफरेंस लेते हैं, कहीं प्लस कर देते हैं। तो कुछ प्रॉफिट्स के केसेस में है डिस्कस करा रहा हूं, ध्यान से देखना उन प्रॉफिट्स के उन केसेस को, और उन केसेस में से एक भी केस आता है तो आप आराम से डील कर लोगे। ईयर, दूसरा कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो के अंदर सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में ही कर देते हैं हम लोग एग्जाम में, क्या हमारे ईयर उल्टे होते हैं क्वेश्चन के अंदर। प्रीवियस ईयर पीछे दे रखा है सर, करंट ईयर आगे दे रखा है, तो आपको क्या लेना है, प्रीवियस ईयर यहाँ, करंट ईयर उससे आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर ईयर नंबर 2021, 2022, क्वेश्चन के अंदर 21 यहाँ, 22 यहाँ पर दे रखा होगा। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले जब आप कंपैरेटिव, कॉमन साइज या बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसका डिस्कस करोगे, इसका लाइक कैश फ्लो का,
तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आपको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि बैलेंस शीट के जो ईयर्स हैं हमारे वो कैसे हैं, सही है या उल्टे हैं। अगर रिवर्स है तो सीधा करोगे, ठीक है। हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना किस किस तरह से प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दे रखा है 2 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पर दे रखा है हमें 3 लाख का प्रॉफिट। तो 1 लाख का जो पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये प्रॉफिट मैं यहाँ लेके चला जाऊंगा। अगर आपको इन दैट केस मान लो 2 लाख का प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पर प्रॉफिट 1,50,000 का दे रखा है, तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो हमने इसको नेगेटिव लॉस मान लिया। अगर हमारा प्रॉफिट 1,50,000 का लॉस में दे रखा है और अगले साल हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो आप कंसिडर करोगे 3,50,000 प्रॉफिट। उसका कारण यह है कि कंपनी ने सर करंट ईयर में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी जब प्रॉफिट रन करती है, कमाती है, तो कमाने से पहले मतलब लास्ट फाइनलाइज जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उससे पहले वो लास्ट ईयर जो उसने लॉस रन किया था, लॉस बियर किया था, उसको सेट ऑफ करती है। इसका मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, जो कंपनी के पास 2 लाख रुपए बच गए और कंपनी ने 1,50,000 रुपए एडजस्ट भी कर दिए, तो इसका मतलब कंपनी ने फाइनली 3,50,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। आती है बात समझ में? तो ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जोड़कर आगे बढ़ जाओ। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1,50,000 का सर लॉस यहाँ दे रखा है और 1 लाख का लॉस हमें यहाँ दे रखा है, तो दोनों भी लॉस लॉस हो। फिर 1,50,000 का लॉस घटकर 1 लाख रुपए हो गया। क्या कारण है इसका? कि कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। पॉजिटिव फिगर हम कंसीडर करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला केस कनेक्ट करता है। क्वेश्चन क्या कहता है? 8,000 रुपए का लॉस है हमारा 2021 में और 60,000 का प्रॉफिट है हमारा 2022 में। दोनों ईयर्स को हमने प्लस कर दिया, हमारा प्रॉफिट आ गया बेटा 68,000। देन अब बात करेंगे हम ऐड के बारे में। ऐड जनरल रिजर्व में जो हमने पैसा ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व्स यहां आ जाएंगे, केवल एक सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़कर। सिक्योरिटी प्रीमियम वो होता है जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है प्रीमियम पर, तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो जगह है वो कहां जाएगी? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड के अंदर जितने भी दुनिया भर के रिजर्व आपको नजर आ रहे हैं, उनमें अगर पैसा ट्रांसफर हुआ तो आप यहां ले लो। क्वेश्चन के लैंग्वेज के मुताबिक 24,000 हमारा ट्रांसफर हुआ, 0 से 24,000 यानी कि 24,000 रुपए हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। अब प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, पहले मैं ये रफ कर देते हैं हम, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। प्रपोज्ड डिविडेंड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे क्वेश्चन को गलत करने में। एग्जामिनर क्या करता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड के हमें ईयर्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2021, 2022। फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 और 40,000 का हमें प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है। ये कौन सा ईयर है? ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। तो एक कसम खा लो पूरे चैप्टर के अंदर, कैश फ्लो के अंदर एक कसम खा लो कि प्रपोज्ड डिविडेंड कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जाता, चाहे वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, देन फिर वो चाहे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो। इन्वेस्टिंग में तो डिस्कस ही नहीं है कुछ भी है, लेकिन मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में जहां इसकी जगह है वहां पर भी हम इसको डिस्कस नहीं करते। करंट ईयर का डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल प्रीवियस ईयर का करेंगे। अब समस्या सामने आती है, सर हम कैसे याद रखें? तो भाई याद रखने का तरीका ये है कि पी कर लो आप इसको, पी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड और पी फॉर प्रीवियस ईयर। तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वही डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा कोई और डिस्कस नहीं किया जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर या क्वेश्चन आपको परसेंटेज दे देता है डिविडेंड की, 20%, 30%, तो भी करंट ईयर की परसेंटेज का कोई काम नहीं है, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज का काम है। अब यहां पर समस्या जनरेट होती है, सर ये लगाएं किसके ऊपर? बिकॉज क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना इक्विटी शेयर के ऊपर लगता है। क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल गिवन होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर दो कैपिटल्स गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर आप लगा दोगे। लेकिन कैपिटल ही एक है, केवल शेयर कैपिटल दे रखा है, तो अंडरस्टूड है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। आप उसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू के ऊपर
परसेंटेज निकालोगे और यहां पर ले आओगे। जैसे शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख और 4 लाख, ये हमारी प्रीवियस ईयर हो गई, ये हमारी करंट ईयर होगी। इससे मतलब नहीं है 2 लाख का 20% 40,000 की वैल्यू को मैं पुट करके यहां पर ले आऊंगा। बार बार मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे डिस्कस नहीं करते। डन, इसको हटाओ यहां से। ये है हमारा प्रपोज डिविडेंड कंटेंट, जिसमें हमारा अभी इस क्वेश्चन के अंदर कोई फिगर नहीं है, होती तो हम इस तरह से यहां डाल देते। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हमें इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है। इंटरिम डिविडेंड आप करंट ईयर का लोगे, इसकी वजह ये हो जाती है क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हमारा हर 6 महीने में पे किया जाता है, साल में 2 बार पे होता है, तो वो करंट तो वैसे ही बन जाना है। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड को आप ऐड करोगे 20,000, हमने यहां पर ऐड कर दिया। ये वर्किंग नोट की थीम है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का लेना है। अब ये मेड और पेड क्या होता है, हम प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन किस किस तरह से हमारे सामने इसकी आंसरिंग हमसे मांग सकता है। अब सुनो, प्रोविजन फॉर, मैं बात कर रहा हूं टैक्स के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर भी वही ड्रामा है जो हमारा डिविडेंड के ऊपर था 2021 2022। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, हम इसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर, ऐसे बोलेंगे ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल सर इसमें 20,000 और 30,000 दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर के को मानोगे आप पेड और करंट ईयर के को मानोगे आप मेड, जो टैक्स होगा। एग्जामिनर या क्वेश्चन अगर आपको अलग अलग ईयर्स में फिगर दे रहा है तो आप सेफ हो। 2021 आपको प्रीवियस ईयर हो गया, 2022 आपका करंट ईयर हो गया। अब जो यहां पर मैंने बोला मेड, यानी कि यहां पर कौन सी फिगर आएगी, करंट ईयर की फिगर आएगी, तो 30,000 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैल्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे नीचे जाकर माइनस हो जाएगी, कहां पर होगी वो मैं बता दूंगा, बट स्टिल इस लेवल तक आपको यह समझना है कि करंट ईयर का जो टैक्स होगा वो हमारा यहां पर पोस्ट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स यहां पर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर का टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में जाकर माइनस होगा। फिलहाल अभी इतना समझो, ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन अराइज माइंड में ये होती है, अगेन फिर वही प्रपोज डिविडेंड वाली बात कि सर अगर हमने 2022 को प्रीवियस ईयर मान लिया, फिर मतलब इस तरह से कंफ्यूजन हो गई, या हम ये सोचें कि कौन सा ईयर हमने प्रीवियस मानना है, कौन सा हमें करंट मानना है, तो बड़ा फिर सिंपल सा वही तरीका, इसको भी आप यही डिस्कस कर लो पीपी के नाम से, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, पी फॉर पेड। पेड नीचे जाएगा, बाकी जो दूसरी बच्ची फिगर बची वो हमारी करंट में बन गई, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर एग्जामिनर आपको अलग अलग फिगर ना देकर वो केवल एक फिगर दे दे 20,000 रुपए की, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से वो केवल एक फिगर दे दे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी एक वैल्यू को हम पेड मानेंगे और इसी एक वैल्यू को हम मेड मानेंगे। तो मेड मानकर हम यहाँ प्लस कर देंगे और इसी सेम वैल्यू को पेड मानकर नीचे जाकर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर तो आपके पास अलग अलग फिगर थी, लेकिन यहाँ अलग अलग फिगर ना होकर अगर क्वेश्चन में एक लाइन डाल दी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो आप क्या करोगे, हम सर उसको पेड माने मेड माने, तो हम उसको दोनों ही मानेंगे। यहाँ प्लस मेड मानकर प्लस, पेड मानकर नीचे जाकर माइनस। अब ये क्वेश्चन अराइज मत करना सर एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर रहे हैं, तो करने की जरूरत ही क्या है, जरूरत ना होती तो मैं आपसे ये बात कहता ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दाव क्या खेलता है कि वो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे देता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग हमें वैल्यूज भी दे दी। इसके अलावा उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बात और बोल दी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ऐसे केसेस में हम क्या करें, क्या 3 टैक्स की वैल्यू नजर आ रही है हमें, इस तरह के हालात में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ देखते हैं। हम यहाँ बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये लो जी, ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्योंकि हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है, तो लाइबिलिटी अकाउंट की शुरुआत राइट हैंड साइड से होगी, ध्यान रखना ये बात। और एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट की शुरुआत आप यहां से करके आ रहे हो। 11th क्लास से आपने ज्यादातर
जो अकाउंट्स बनाए हैं, लेजर बनाए हैं, वो ज्यादातर उनकी शुरुआत यहाँ से करी है। अगर आप ध्यान से कैच कर रहे हो उनको, तो वो एसेट्स अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट होता है। बाकी लाइबिलिटी या इनकम अकाउंट की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तो ब्रॉड मैं इसी क्वेश्चन को टारगेट करता हूँ। मान लो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 50,000, ठीक है, या 80,000 लिख लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, सर ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और एक वैल्यू ये और दे रखी है। ये क्या है अभी बताऊंगा, दोनों केसेस बनाकर बताऊंगा। फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग को रखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर रख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, देन उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है 80,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड पेड मतलब पेमेंट कर दी, तो उस वैल्यू को आप यहां पर ले आओ। टू बैंक के नाम से 80,000 मैंने यहां पर ले ली, तो आपका बैलेंसिंग फिगर बन गया मेड, जिसको आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करोगे, मेड। ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। अगर ये वैल्यू दे रखी है पेड की, तो ये बैलेंसिंग फिगर, और मेड की वैल्यू दे रखी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज दिस, मेड की वैल्यू दे रखी है, तो पेड बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। इन वैल्यू से हमारा कोई काम नहीं है, मतलब ये तो केवल इसके आंसर को निकालने के काम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पेड वैल्यू है, तो नीचे जाके ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगी ये टू बैंक पेड। अब समस्या आती है, सर हम कैसे मानेंगे टू बैंक को पेड। भाई बैंक अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो आपको पता है कुछ हमने पेमेंट ही करी है, कोई ऐसा तो नहीं बिना पेमेंट करे हमारा टू बैंक हो गया, और अदरवाइज दूसरा साइड तो हमारा मेड में बनी जाएगा। तो टू बैंक की अगर फिगर आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलती है या है, तो वो नीचे जाके माइनस, मेड इधर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये पूरा क्राइटेरिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। ये पूरा क्राइटेरिया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का डिस्कस कर लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन के अंदर कोई फिगर नहीं है, तो हमने यहां निल कर दिया। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर टैक्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक फिगर और आपको लिखनी है, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। अगर वो होती तो हम यहां लिख देते, वो माइनस फिगर में हम लिख देते। ये टोटल करो इसका, हम इसका आंसर निकालेंगे 68,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, 1,12,000। लो बेटा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको लेकर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। ये है पूरा वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट के अंदर चाहे 1 पॉइंट दे क्वेश्चन, चाहे 2 पॉइंट दे, फिर भी आपको इसका प्रेजेंटेशन बनाकर देना है एग्जाम के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया डाटा। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, ये होगा क्लियर। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। अब ध्यान से देखना, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट हम बना रहे हैं, ध्यान से। यहां पर आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इन द सेंस ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाए वैल्यू कहां से आई, नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1 से आई। ये हमने 1,12,000 यहां पर लिख लिया। अब हम बात करते हैं ऐड और लेस की क्राइटेरिया के गेम को खेलेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको एक बात तो याद रखनी है, यहां पर मैं एक शब्द लिखूंगा रामबाण का, ध्यान से देखना, एक छोटा सा वर्ड है। इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जितनी भी आपके पास नेगेटिव फिगर हैं या पॉजिटिव फिगर हैं, अगर नेगेटिव फिगर हैं वो लॉस के फॉर्म में हैं या वो एक्सपेंस के फॉर्म में है, वो सब क्या हो जाएंगी, प्लस। और जितनी भी पॉजिटिव फिगर हैं, चाहे वो इनकम के फॉर्म में है, चाहे वो गेन या प्रॉफिट के फॉर्म में है, वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस। इसका कारण क्या है, हम केवल रामबाण के अंदर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग आइटम्स को हम डिस्कस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट की जा रही है वो केवल इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है वो सब रिवर्स हो रही है। भाई एक्सपेंस को मैंने प्लस किया, कारण गलती से मैंने एक्सपेंस पहले माइनस कर दिया था, मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने गलती से माइनस कर दिया था, अब मैं क्या कर दूंगा, उसे प्लस कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक समुद्र है, बहुत बड़ा जाल है। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस जाल के अंदर जाएं। ये एक बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस चीज को क्लियर करने बैठूं तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे की वीडियो भी पूरी नहीं होगी, इतना डीपली कॉन्सेप्ट है इसका। इसीलिए आपको केवल अब इतना याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब आप बना रहे हो
तो आपको नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस के ऊपर अटैक करना है। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम के ऊपर अटैक करना है। अब चाहे वो हमारे इनकम है, चाहे फिर वो एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश। अब समस्या ये आती है, सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश? तो कुछ गिने चुने ही वर्ड होते हैं आइडली। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिससे कंपनी व्यापार नहीं कर रही, ठीक है। नॉन कैश मतलब जो कैश में नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर आते हैं तो आप उन्हें इग्नोर करोगे फुल्ली। जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको नजर आएंगे कौन कौन से होंगे, जैसे हम बात करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनको आप फुल्ली इग्नोर करोगे क्योंकि हमें टारगेट करना है, हमें अटैक करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के ऊपर। ये तो ऑपरेटिंग है, हमें इनको टारगेट नहीं करना, ठीक है, हमें इनको टारगेट नहीं करना। अगर ये दे रखे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरीज के एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, तो इनको आपको डिस्कस पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं करनी। क्लियर है तक बात? हम केवल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के काम करेंगे। आप यहां पर लिखोगे ऐड, क्या करोगे? ऐड, ऐड क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंस, हम इसको टारगेट करेंगे सर। क्या इसमें क्या क्या करोगे? सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्रीशिएशन के ऊपर। डेप्रीशिएशन के लिए हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मशीन को बेचा गया है कुछ, है ना। तो हमें अब इस टॉपिक को 10 मिनट के लिए मुझे यहीं पर होल्ड करना होगा। यहां से मुझे हटकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझना होगा हमें पूरी तरीके से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस तरह से डील कर जाएगी, अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, एक मिनट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कनेक्शन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो मशीन बेची गई है उस मशीन को बेचने से होने वाला प्रॉफिट या होने वाला लॉस या उस पर लगने वाली डेप्रिसिएशन, ये तीनों ही चीजें हमारे इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाएंगी, इस एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर की जाएंगी। इसीलिए हमें इसको बनाने से पहले हमें वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट का। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, यहां पर ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर आपको 4 प्रकार की एसेट दे रखी हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, 4। लेकिन सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में केवल मशीन के ऊपर बात कही गई है, तो हम अकाउंट किसका बनाएंगे, चारों का या केवल मशीन का? केवल मशीन का। ध्यान रखना ये बात। जिस एसेट्स के बारे में एक लाइन भी गलती से एग्जामिनर ने यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाल दी, आप सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड हो जाता है अकाउंट बनाना। डन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मशीनरी दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट हम तैयार कर सकते हैं। बाकी जो मैंने भी बताया आपको, प्रोविजन फॉर लाइक टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये तो एक नॉर्मल से छोटे छोटे अकाउंट है, इनमें कोई इतना बड़ा हाई फाई केसेस नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इमेजिनरी फिगर मैं नहीं बता सकता था, इसी वजह से मुझे इस क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ा। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, प्लस इसके बारे में डेप्रिसिएशन आपको बाहर भी दे रखी है, तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे बड़ा टास्क जो होता है क्वेश्चन को गलत करने का, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रोल प्ले करती है, और रोल प्ले करता है डेप्रिसिएशन। क्योंकि कहीं पर तो सर हम डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट और लॉस काउंट करते हैं, और कहीं पर हम विदाउट डेप्रिसिएशन माइनस किए हम प्रॉफिट और लॉस काउंट कर देते हैं। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो मैं अब डिस्कस आपके सामने करूंगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने बनाया यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, छोटा सा, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट होता है तो इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी थी, हम कहां से करेंगे, यहां से, जहां से हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, अगर हम ध्यान से इस चीज को डिस्कस करते हैं तो कुछ भी नहीं है कैश फ्लो के अंदर। चलिए करें शुरू। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग वाला गेम खेलते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसकी शुरुआत, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट होता है, ठीक है, ये हमारा एसेट्स है, तो इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे, और ये हमारी लायबिलिटी है,
इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास, मशीन का 1,60,000 वैल्यू है, और जो कैरेट डाउन वैल्यू है बाय बैलेंस कैरेट डाउन यानी क्लोजिंग वैल्यू है 1,45,000। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, देन हम बात करें डेप्रिसिएशन के बारे में, तो हम रिवर्स साइड से इसकी शुरुआत करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 30,000, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास टू बैलेंस कैरेट डाउन है 25,000। अब ध्यान से देखना, यहां से होगी हमारी जर्नी की शुरुआत। अब ध्यान से एक चीज को ध्यान रखना कि हम क्या करने वाले हैं। जो अभी मैंने डाउट बताया आप लोगों को कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर कहीं पर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कहीं पर हम नहीं करते, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ही देखो आप कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर आपको दो प्रकार से नजर आएगी, एक तो आएगी पार्ट की डेप्रिसिएशन और एक होगी पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन। ये मशीन का जो बैलेंस आपको 1,60,000 रुपये नजर आ रहा है, आपके हिसाब से क्या है ये? क्या ये वो मशीनरी जिसको हमने बेचा गया है? नहीं, ये पूरा ब्लॉक है मशीन का। कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं ना जाने कितनी मशीन्स होती हैं, उसमें से कंपनी एक पार्ट को, एक टुकड़े को बेचती है। तो जिस मशीन को बेचा जा रहा है उस टुकड़े में से, जिस टुकड़े को बेचा जा रहा है उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन ही माइनस की जाएगी। ये बात याद रखना, जिस टुकड़े को बेचा जा रहा है उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की जाएगी। अब समस्या आती है, सर हम कैसे फाइंड आउट करें कि ग्रुप की कौन सी है, टुकड़े की कौन सी है? देखो, जो ये ग्रुप की डेप्रिसिएशन होगी इसके बारे में क्वेश्चन आपसे लाइन डालेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो आप समझ जाना है ग्रुप की डेप्रिसिएशन। ग्रुप की डेप्रिसिएशन का काम कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालने में नहीं होगा। मैं फिर तीसरी बार ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जिस पार्ट ऑफ मशीनरी को बेचा जा रहा है उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी। ये पार्ट वाली डेप्रिसिएशन, ये है डेप्रिसिएशन का इतिहास। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। अब ध्यान रखना यहां तक, अगर ये अकाउंट फॉर एग्जांपल मैं नहीं बनाता, ये वाला नहीं, एक पल के लिए इसे छुपा लूं, नहीं बनाता, और आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रकार की डेप्रिसिएशन गिवन है, मशीनरी कॉस्टिंग हैविंग लाइक 40,000, डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मशीनरी 20,000, सोल्ड एट मशीनरी 5,000। ठीक है, 40,000 रुपए की मशीनरी की कॉस्ट है, 20,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है, 5,000 रुपए की हमने बेच दी। और एक लाइन नीचे और गिवन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। सर दो डेप्रिसिएशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। हम ये अकाउंट छुपा लो एक मिनट के लिए, मैं इस अकाउंट की बात नहीं कर रहा, केवल हमने ये अकाउंट बनाया है, तो हम कौन सी डेप्रिसिएशन काउंट की जाएंगी, यहां पर कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? ग्रुप की। अगर आप ये अकाउंट डिस्कस नहीं कर रहे तो पार्ट और ग्रुप में से आप यहां पर ग्रुप की डेप्रिसिएशन को डिस्कस करोगे। ठीक है, और अगर ये है ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन ही नहीं है, सर एक ही दे रखी है बस पार्ट की, तो फिर तो हमारी मजबूरी है, फिर हम पार्ट की डेप्रिसिएशन ले लेंगे यहां पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर चौथी बार ये बात बोल रहा हूं कि पार्ट की डेप्रिसिएशन का काम केवल प्रॉफिट और लॉस निकालने में काम आएगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, और जो हमारी ग्रुप की डेप्रिसिएशन है उसका रोल प्ले कभी भी उसके प्रॉफिट और लॉस को निकालने में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के ऊपर। अब हमारे पास पोर्शन ये है, डन। अब चलो पहले इसको मैं रफ करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि डेप्रिसिएशन को प्लस माइनस कहां और क्यों किया जाता है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली हमें जो मशीन है, मशीन क्वेश्चन हमें दो प्रकार से नजर डालेगा, या तो कॉस्ट के रूप में डालेगा या वो बुक वैल्यू के नाम से हमें क्वेश्चन देगा। जब मशीन की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, तो या तो बोला जाएगा मशीन हैविंग कॉस्टिंग ऑफ रुपीज दिस, या मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज दिस। अब ध्यान से देखना कि अगर कॉस्ट दे रखी है मशीन की, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारी क्या निकल जाती है, क्या निकलती है हमारी बुक वैल्यू। क्या निकलती है? बुक वैल्यू। अगर हम
कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू निकलती है? बुक वैल्यू। अब एक बात गांठ मान लो, एक बात कसम खा लो कि अगर कोई भी एसेट्स जिसको कंपनी सेल कर रही है, क्वेश्चन ने उसकी कॉस्टिंग वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो डेप्रीशिएशन को 100% माइनस किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन हमें दे रहा है और चाहे क्वेश्चन हमें नहीं दे रहा। इस बात को दिमाग में बिठा लो पहले तो। अगर मशीन हमें कॉस्टिंग रूप में गिवन है, कॉस्ट के रूप में गिवन है, तो डेप्रीशिएशन माइनस की जाएगी। जब बुक वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इस बुक वैल्यू को सेल किया जाएगा। अब चाहे वो हमारी प्रॉफिट पर सेल हो, चाहे वो हमारी लॉस पर सेल हो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बुक वैल्यू गिवन है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, चाहे क्वेश्चन ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर मैंने ये बोला हुआ है कि भाई पार्ट में से पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, लेकिन तभी की जाएगी जब कॉस्टिंग की वैल्यू गिवन हो। अगर एसेट्स की वैल्यू कॉस्ट में गिवन है तो तभी पार्ट में से पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस होगी। क्वेश्चन दे रहा है तो माइनस कर लो, क्वेश्चन नहीं दे रहा तो ये अकाउंट हमने इसीलिए बनाया है जिससे कि हम इसको निकाल सकें। ठीक है, डन। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मशीन की वैल्यू बुक वैल्यू के रूप में दे रखी है तो ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन बेटा माइनस हो चुकी है। बुक वैल्यू को उठाओ और सीधा भेज दो प्रॉफिट और लॉस पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक हमारे पास 40,000 रुपए की कॉस्ट की मशीन है ना। यस, 18,000 रुपए की उस पर डेप्रिसिएशन लग गई। डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो वैल्यू हमारी 22,000 रुपए की हो गई। इस 22,000 की बुक वैल्यू को हमने 5,000 रुपए में बेचा है। 17,000 रुपए का क्या हो गया हमें? लॉस। ठीक है, डन हो गया, सिंपल सा क्लियर। कॉस्ट हमें दे रखी है, पार्ट की डेप्रिसिएशन दे रखी है, माइनस करने के बाद मेरी बुक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने इतने में बेच दिया। इन दैट केस क्वेश्चन में सर बुक वैल्यू गिवन है, तो मान लो ये क्वेश्चन इतना गिवन है, ये बुक वैल्यू गिवन है सर, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो यहीं से बेचेंगे डायरेक्ट हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आओ, मैं बताऊंगा दूसरा केस भी। हमने मशीन को बेच दिया, मशीन पर लगने वाली डेप्रिसिएशन और मशीन पर होने वाला लॉस। हमने मशीन को बेचा 5,000 रुपए के अंदर, डेप्रिसिएशन लगी उसके ऊपर 18,000 रुपए की, और इस मशीन पर लॉस हुआ बेटा हमें 17,000 रुपए का। ठीक है, टोटल इनकी वैल्यू आपकी 40,000 आ गई। डन। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कहता हूं कि सर क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू दे रखी है 40,000 की बुक वैल्यू को 5,000 रुपए में सोल्ड कर दिया, तो क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे? फिर भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे फिर हम? और डेप्रिसिएशन की सर वैल्यू भी दे रखी है लाइक 18,000। यही क्वेश्चन सेम टू सेम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब क्या करें? 40,000 में से 18,000 माइनस नहीं होगा क्योंकि हमें बुक वैल्यू दे रखी है। 40,000 की मशीन को 5,000 रुपए में बेच दो, 35,000 रुपए का लॉस 5,000 रुपए में बिक गई। डेप्रिसिएशन फिर भी आएगी, अगर हमें दे रखी है 18,000 वो यहां पर काउंट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होगी वो 58,000 की होगी। 58,000 में से 18 माइनस करने के बाद हमारी बुक वैल्यू 40 रह गई है, इस वजह से। क्लियर। अब एक काम और करना है, 18,000 रुपए की जो मशीन जो डेप्रिसिएशन लगी थी वो इधर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये मैं 2 एरो बना रहा हूं, देखो, एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, क्योंकि हालात ऐसे भी होंगे कि बैलेंसिंग फिगर ये भी बन सकती है, बैलेंसिंग फिगर ये भी बन सकता है, जैसे भी बताऊंगा। तो 18,000 हमने यहां लिख लिया। अब समस्या आती है सर नाम क्या लिखें? जिस घर से आप दूसरे घर में जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो तो आप ये बताओगे हम स्कूल से आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हो तो आप ये बताओगे हम घर से आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप इस अकाउंट के अंदर इस अकाउंट से आ रहे हो तो टू प्लांट एंड मशीनरी आप यहां फिगर फिट करोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा। ठीक है, आपकी बैलेंसिंग फिगर ये बनेगी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर की जाएगी डेप्रिसिएशन। ये वाली जो एक्टिविटी, ये आपकी जो डेप्रिसिएशन, ये पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन निकली है आपकी, ध्यान रखना। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो हमारी निकली है ये पूरे ग्रुप की निकली है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन निकली है वो पूरे ग्रुप की निकली है। ध्यान रखना, नाम का ध्यान रखना, अगर इधर से इधर आ रहे हो तो इसका नाम, इधर से उधर जा रहे हो तो उसका नाम। ये पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन,
ये बाय डेप्रिसिएशन का नाम आएगा यहाँ पर। ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ ट्रांसफर की जाएगी। आंसरिंग करें एक बार हम, 18,000 प्लस 25,000 माइनस 30,000, ये आ गई आपकी वैल्यू 13,000 की डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने यहां पर पहुंचा दिया बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। 13,000 हो गया टास्क पूरा, डन। अगर ऐसा केस हो सर ये वाली डेप्रिसिएशन ही ना हो, फिर क्या करेंगे? सॉरी यहां से हटो, यहां आ जाओ। अगर ये डेप्रिसिएशन ना हो फिर आपने तो बताइए कॉस्ट अगर दे रखी है तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, लेकिन यहाँ तो सर डेप्रिसिएशन नहीं है तो कॉस्ट दे रखी है बस, और जितने की वैल्यू देखी है हमने वो वैल्यू दे रखी है, अब क्या करें? ऐसे हालात में आपको क्वेश्चन ये ग्रुप की डेप्रिसिएशन देगा। टास्क पूरा, ओपनिंग क्लोजिंग ग्रुप की एरी बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगी, ये बैलेंसिंग फिगर उठकर यहाँ पर आएगी 18,000 जब ये प्रोसीजर पूरा होगा, और इस प्रोसीजर को हम फिर ये डेप्रिसिएशन एरो के साथ ऊपर चली जाएगी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा टू बैंक। अगर इधर आंसर आता है तो हम परचेज वैल्यू डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। आपकी 5,000 प्लस 18,000 प्लस 17,000 प्लस 145 माइनस 1,60,000, 25,000 की हमने मशीनरी परचेज कर ली, ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये है पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, जब हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो हम कैसे डील करते हैं। ये लॉस है, अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते इसको, डन। अब हम इसको रफ करते हैं, अब हम आगे अपनी कार्यवाही की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिसीजन निकली थी हमारी 13,000, उसके बाद बात आती है राइट ऑफ करना गुडविल को। अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है सर हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, बच्चों के माइंड में रहता है अगर गुडविल के अलावा कुछ और फिगर आ गई तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ही यहाँ डिस्कस की जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको नेगेटिव लिख जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ नहीं है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है आपको इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर है, लोन है 14,100 14,100 का। अब इसके ऊपर बात गिरती है, एक्चुअली क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन की वैल्यू, एक लाइन को हटा देता हूं क्वेश्चन में से, तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूरी तरह से साइलेंट है। ऐसे हालात क्वेश्चन के अंदर आएंगे, 100% चांसेस होते हैं आएंगे। ये दो केसेस में क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने अटैक करता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर और डिबेंचर या लोन के ऊपर। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स की रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी है, अगर क्या दे रखी होगी, और लोन या डिबेंचर की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है पूरी तरह से उनके इंटरेस्ट और उनके डिविडेंड के बारे में, तो आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू पर उस इंटरेस्ट और डिविडेंड को लगाना है और यहां पर ले आना है। या तो क्वेश्चन बोल दे, जैसे इसने बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 14,100 हम वैल्यू यहाँ पर ले आए, या वो ये बोलते कि हमने रिडीम किया है 6 महीने बाद रिडीम किया है, तो 6 महीने की इंटरेस्ट उस पर, 6 महीने की इंटरेस्ट उसके ऊपर, इस तरह से अगर वो बोल देता है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे आप यहाँ ले आओगे, डन। इंटरेस्ट पेड हो गए यहाँ पर। उसके बाद जितने भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हो गया, ये सब ट्रीटमेंट्स टीसीएस एसेट्स टाइप्स की, ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं। नहीं है तो मैंने नील कर दिया, डन। उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि कोई फिगर यहाँ पर रह गई जो हमें डिस्कस करनी है। एक फिगर रह गई बेटा, जब मैं डेप्रिसिएशन को लेकर आया था ये वाली वैल्यू ले ली थी मैंने ना, लेकिन मैं लॉस को लेकर लेना भूल गया, तो लॉस भी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है हमारी 17,000 रुपये का लॉस। इस अकाउंट्स का काम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पूरा हो गया, ठीक है, यहां तक का टारगेट पूरा हो गया। अब क्वेश्चन को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार राउंड मार लो कि क्या नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस की कोई जरूरत है। अगर कोई हमें इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव होता तो हम वो बेकर यहाँ माइनस कर देते, बट इत्तेफाक से यहाँ कुछ नहीं है, तो हम आगे बढ़े। 13,000 प्लस 14,100 प्लस 17,000, वैल्यू आ गई आपकी बेटा 44,100। ये वैल्यू प्लस 1,12,000 1,56,100, इसको आप बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लिख लिया हमने। अब एड लेस वाला गेम खेल लो, एड और लेस दोबारा से।
एडलेस वाला, अब ये जो गेम खेलोगे आप, ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर खेलोगे। ऐड क्या करना होता है, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको बताया ऐड क्या कर रहे हो, ऐड वो कर रहे हो जो नेगेटिव फिगर्स हैं, लॉस हैं। अगर करंट असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, लॉस हो गया, तो हम प्लस करेंगे। करंट असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रॉफिट हो गया, हम माइनस करेंगे। उसी प्रकार करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, लॉस हो गया, हम माइनस ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट हो गया, हम माइनस करें। डन। में हम गेम खेल रहे हैं, ध्यान से देखना, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम कैसे बढ़ रहे थे, क्वेश्चन करने का तरीका देखो। हमने नोट नंबर 1 को तो काट दिया था, क्योंकि हमारा काम सर वर्किंग नोट नंबर 1 में पूरा हो गया था, इसका काट दिया। डिवेंचर का काम अभी पेंडिंग है, फाइनेंसिंग में लेकर जाएंगे। मशीन का काम हो गया हमारा, काट दो, इसको काट दो। क्यों, परचेज मिल गई, सेल मिल गई, खत्म काम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका। अब नीचे देखा तो इंटरेस्ट पेड अभी काम है इसका, इंटरिम डिविडेंड का भी काम है, मशीन का भी काम हमारा हो लिया लगभग, ठीक है। यहां से ऊपर बढ़ो, नीचे से ऊपर बढ़ना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई काम नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में आने वाले आइटम्स का कोई काम नहीं है। कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट शॉप, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट में कोई काम नहीं है हमारा। आगे बढ़ो ऊपर। ट्रेड रिसीवल हमें दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवल 29,000 से बढ़कर 40,000 की हो गई। प्रॉफिट क्या कर दिया हमने, -11,000 का, ठीक है। फिर हम ऊपर बढ़े, इन्वेंट्री 80,000 से घटकर हमारी 61,000 की हो गई। इन्वेंट्री हमारा लॉस हो गया, यानी कि ये हो गई हमारी 19,000 रुपए की वैल्यू हमने क्या इसमें डाल दी, प्लस में। फिर मैं ऊपर बढ़ा, मार्केटेबल सिक्योरिटी कोई काम नहीं है। ऊपर बढ़ा तो मैंने वो पॉइंट नंबर 3 कटवा रखा है। फिर ऊपर बढ़ा तो मेरा ट्रेड पेबल मुझे नजर आया 62,000 से बढ़कर 68,000 हो गया, 6,000 का लॉस क्या हो जाएगा, एड। बिल पेबल 6,000 मैंने क्या कर दिया, एड, पास। और तो कोई फिगर नहीं है, तो हम इसमें आगे बढ़े। 19 और 6 25,000 हमने वैल्यू प्लस कर दी, और 11,000 हमने वैल्यू माइनस कर दी। ये निकल जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,56,100 प्लस 25,000 माइनस 11,000, 170,100। यहां आप टैक्स पेड माइनस करोगे, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर का होता तो मैं माइनस कर देता, ये वाली वैल्यू आपकी निकल जाती। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकल रही है, ठीक है, अब तो ये हमारी है ही नहीं, ये इसी को हम आंसर मानेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसके लिए फ्रॉम का वर्ड यूज करोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंटेंट। डन, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेकर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं है, जो हमने एसेट्स बेची हैं उनको प्लस कर देंगे, और जो भी हमने एसेट्स परचेस की हैं उन्हें माइनस कर देंगे। अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब हमने सेल, एसेट्स को सेल कर दिया। 2 लाख की एसेट्स घटकर 1 लाख की हो गई, इसका मतलब हमने 1 लाख सेल कर दी। परचेस वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस रेंट रिसीव्ड, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर होती है तो आंसर आपका वही कैश यूज्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब हम बात करें, हमने मशीनरी परचेज की 25,000, तो मेरी नेगेटिव फिगर हो गई। और मैंने प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड किया, बेच दिया, 5,000 मेरी पॉजिटिव हो गई। प्लस अगर क्वेश्चन के अंदर अगेन इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव होता है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो हम एज इट इज करेंगे। 20,000 हमारी क्या हो गई, नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कंटेंट है। डन। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर आ जाऊंगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बड़ा सिंपल सा टास्क है। क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऊपर से लेकर नीचे आओ। हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख से 2 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो बढ़ी ना वो घटी। अगर इसमें सीधा सा हिसाब होता है, अगर हमारी वैल्यू बढ़ती है तो उसे प्लस कर दो, और वैल्यू कम होती है तो उसे माइनस कर दो। फाइनेंसिंग के अंदर सिंपल सा है, मतलब कि पैसा आता है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। नीचे उतरा मैं, शेयर कैपिटल से नीचे आ रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस कटा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कटी हुई है, ट्रेड पेबल से हमारा काम हो गया, एसेट्स में हमारा कोई काम है ही नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कटा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है हमें 1 लाख से बढ़कर, यानी कि जो लोन है हमारी वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,35,000 हो गई, तो यानी कि 35,000 हमारी पॉजिटिव हो गई। उसके बाद इन्होंने हमें इंटरेस्ट पेड दे रखा है
14,100। ठीक है, इंटरेस्ट पेड आपको आपके पास आपके सामने गिवन है। ठीक है, फिर यहां पर हमें क्या लिखना है, डिविडेंड पेड, वही प्रीवियस ईयर का, या हमारे पास यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है, तो इंटरिम डिविडेंड जो भी है हम वो लिखेंगे। कितना है हमारे पास, 20,000 का है, हमने वो माइनस कर दिया। ये वैल्यू आ गई आपकी 900 रुपये की। 35,000 प्लस 14,100 माइनस, सॉरी इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा। ठीक है, 35,000 माइनस 14,100 माइनस 20,900, ये भी आपका यूज्ड ऑपरेटिंग इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। अब एक लास्ट